Hello, everybody. This is Keeping It Real with FK, and I'm your host, Faisal Kapadia. So today we have with us a very serious theatre practitioner. Playwright भी हैं ये, आप इनको लिखाड़ी भी कह सकते हैं. काफ़ी वेरीड काम किया है इन्होंने थिएटर में और काफ़ी थिएटर प्रोडक्शंस और थिएटर प्लेस के साथ ही एसोसिएटेड रहे. वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. सुनील, हाउ आर यू डूइंग टुडे? Thank you, Faisal. Thank you for having me. I'm good. Just came from my workout and fully energetic and excited on this podcast. Thank you for having me. नॉट एट ऑल. सुनील साहब, आप बताइए जी कुछ अपनी जर्नी के बारे में. कैसे शुरू किया आपने, किस तरह आप आए फील्ड में? वेल, जर्नी तो बहुत ही मतलब ये था कि मैं 9 साल मैंने बैंकिंग का करियर है मेरा. बैंकर था मैं. बैंकिंग की मास्टर्स इन मैनेजमेंट हो. फिर उसके बाद 9 साल बैंक में रह के टेबल पे वही बात है ना, जैसे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में पड़ जाता बंदा कि 24 घंटे 8 घंटे में एक ही एक काम करके बोर हो जाता है. पर एक्सीडेंटली मैं नेपा में मैंने देखा बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, यहाँ पे क्या होता है. बस दोस्त से मिलने आया था, उसको कुछ चीज़ें देने आया था और मैंने कहा ये क्या होता है. तो यहाँ पे तो एक्टिंग सिखाते हैं. मेरे पास भी कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि एक्टिंग सिखाई भी जाती है, ऐसी कुछ चीज़ बात. सही. तो मैंने कहा ठीक है यार, फिर देखते हैं यार, कुछ ऐसा करते हैं. तो देखते हैं, मतलब यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, कुछ फन की चीज होगी, करके देखते हैं. बट इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया. तो मैंने बोला ओके हाँ. तो फिर मैं मतलब बिकॉज आई ऑलरेडी like had lot of rejections in my life, like I wanted to be a cricketer. उससे पहले I wanted to be an army. तो वही बात होती है कि आपको ये क्वेश्चन जहन में बार बार आपके मुंह पे आता रहता है कि यार मैं किसी लायक ही नहीं हूँ. मतलब क्रिकेटर बनने चाहते थे तो वहां पे भी कुछ नहीं, मतलब ग्रेड 2 तक खेला. फिर उसके बाद सोचा चले यार आर्मी ज्वाइन करते हैं. मुझे यूनिफॉर्म बड़ा फैसिनेट करता था, तो मैंने ना कर लेते हैं यार ज्वाइन. तो उसमें भी मतलब ISSB तक गया. 2 दफा मैंने अप्लाई किया. पहली दफा तो यहीं से सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है यहीं से ही रिजेक्ट हो गया. फिर उसके बाद मैंने दोबारा अप्लाई किया, फिर ISSB किया, वहां भी रिजेक्ट हो गया. मैंने यार कोई मैं तो ऐसा करते हैं व्हाइट कॉलर जॉब कर लेते हैं. तो यही हुआ. फिर व्हाइट कॉलर जॉब के बाद कोई बोरियत देयर वाज समथिंग इन मी हु वाज एक्चुअली ट्रिगरिंग, यार कुछ होना चाहिए. फिर मैं यहाँ पे नेपा में आया. हाँ, मजा नहीं आया. फिर नेपा में मैंने ये सोचा कि यार एडमिशन लेते हैं. इन्होंने रिजेक्ट कर दिया. वो बहुत बड़ा सेटबैक था मेरे लिए, क्योंकि उस वक्त में आई वाज अ मैच्योर 27-year-old पर्सन वर्किंग इन अ बैंक. और अच्छे खासे लोग मेरे साथ काम कर रहे थे, मेरे अंडर काम कर रहे थे. मैंने बोला यार मैं किसी लायक ही नहीं. देन फिर एक और जगह पे कुछ छोटा सा इंस्टीट्यूट था, वहां पर मैंने थोड़ी सी अदाकारी की, कुछ चीज़ें सीखी. फिर दोबारा ऑडिशन दिया. फिर मैं ऑडिशन थिएटर यहाँ में दाखला लिया. फिर उसके बाद 3 साल रिगरस मेहनत जॉब करके थिएटर किया. थिएटर के बाद से फिर बहुत सारी चीज़ें खुलने लगी. बहुत सारी चीज़ें थिएटर में मुझे ये हुआ कि 2012 में मैंने एक प्ले किया था एक्वस पीटर शाफर का. इट वाज आल्सो अंडर लॉट ऑफ टॉक कि ये प्ले हो नहीं सकता और ये प्ले पाकिस्तान में नहीं हो सकता. तो मैंने लगा करके देखते हैं भाई, जिसमें 6 घोड़े होते हैं, 6 घोड़े स्टेज पे कैसे आएंगे, ये सारी चीजें. एंड देन दैट वाज द फेस्टिवल्स बेस्ट थिंग एक्चुअली, क्योंकि वो भी रिजेक्ट हो गया था प्ले में. वो कह रहे थे कि ये नहीं हो सकता, लेकिन आई वाज लाइक क्वाइट हीट आदमी हूँ मैं. तो मैंने बोला क्या करके देखते हैं, आप मुझे ट्रायल बेसिस पे रखने चले. तो लास्ट प्ले मेरा प्ले सेलेक्ट हुआ था. तो उसके बाद जब सिलेक्शन हुई तो फिर वो दैट प्ले वाज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट प्ले एंड दे गॉट मी प्राइज. फिर उसके बाद देयर वाज नो टर्निंग बैक. फिर उसके बाद लॉट ऑफ थिंग्स प्ले हुआ. इंडिया के टूर की पे भी गए. फिर लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस होती रही एंड जर्मनी भी चले गए और फिर इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया भी चले गए. तो इस तरीके से कोलैबोरेशंस रही काफ़ी थिएटर के हवाले से. फिर उसी के साथ साथ क्योंकि अदाकारी सीखी हुई थी तो टीवी में भी फिर आहिस्ता आहिस्ता. मैं इतना ज़्यादा मुझे मौका नहीं दिया थिएटर में टीवी आने का. टीवी का सीन मेरा अभी शुरू हुआ है. मैंने बोला चलो इट्स एन इंडस्ट्री, वी शुड व्हाई नॉट, वी शुड डू इट. आई मीन हमें करना चाहिए. जी. ये है. तो ये मुझे बताइए कि एक प्ले का प्रोसेस क्या होता है. जैसे कल मैंने एक बड़ा जबरदस्त प्ले आके देखा, रीडर. इट वाज एरी, इट वाज क्रीपी फॉर मी, इट वाज
चिलिंग एज वेल, इट वाज थॉट प्रोवोकिंग। इसका बनाने का प्रोसेस क्या होता है, जरा आप आवाम को एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा, प्रोसेस बेसिकली ये होता है क्योंकि प्ले राइट को बहुत माना जाता है, मतलब हमारे प्ले राइट जो है वो पूरी दुनिया में उसको बहुत, उसकी जो लिखे हुए को बहुत कंसिडर किया जाता है। जैसा उसने लिखा उसको ही हम कोशिश करते हैं कि स्टेज पर बना लें, लिख दें। तो उसमें पहला प्रोसेस तो ये होता है कि अगर मैं एज अ डायरेक्टर बात करूं और एज एन एक्टर भी, तो सबसे पहले तो आप प्ले को पूरा पढ़ लें, प्ले किस बारे में है, किस चीज के बारे में है। अगर डायरेक्टर वाकई आप वो खेल करना चाहते हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात है आर्ट में या थिएटर में, कि अगर वो दिल को छू रहा है तो करते हैं, बिला वजह नहीं करते कोई चीज। तो वो रीडिंग होती है, रीडिंग के साथ फिर जैसे कि मैं करता हूँ, सबसे पहले कास्टिंग के हवाले से कास्टिंग होती है। फिर कास्टिंग के हवाले से मेजर चीज जो मुझे अच्छी लगती है वो कैरेक्टराइजेशन है, कि अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हों, कैरेक्टर्स बनाते हैं। अब उसमें बहुत सारी, क्योंकि हमने थोड़ी सी पढ़ा हुआ है, स्टडी किया हुआ है, तो उसमें ये होता है अलेक्जेंडर टेक्निक्स हैं, बहुत सारी बॉल की टेक्निक्स हैं, फिजिकल टेक्निक्स हैं, जिसके थ्रू कैरेक्टर्स निकल कर आते हैं। तो हम सही। बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं थ्रू रिहर्सल में। एक प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ 6 वीक के अंदर एक प्ले खड़ा हो जाता है। उसमें सबसे पहले रीडिंग्स होती हैं, फिर डिस्कशंस होती हैं, फिर एक्टर्स के साथ एक्सरसाइजेस होती है, ताकि एक्टर का जेलफ होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर कोई एक कास्ट में दूसरा कास्ट को नहीं जानता, तो थिएटर में उसके बगैर वो उसकी ट्रेनिंग उसमें हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कि इनफैक्ट हर किसी मीडियम में, फिल्म में भी और टीवी में भी, ये हमें शुरू से ये ट्रेनिंग में ये है कि टीम का एक दूसरे के साथ जेलप होना बहुत जरूरी है, वरना थिएटर होता नहीं, मुश्किल हो जाता है फिर काम करना। क्योंकि वो इट्स नॉट दैट कि आप, क्योंकि आप इट्स लाइव थिंग, तो वो बहुत जरूरी है। फिर ब्लॉकिंग का सिलसिला आता है। नॉर्मली लोग जिस तरह से प्ले स्क्रिप्ट पे लिखी हुई होती है, ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग का मतलब ये होता है कि किस तरीके से एक सीन बना हुआ है। मतलब कि अगर एक लिविंग रूम का सीन है, तो कौन कहाँ एग्जिट्स कहाँ हैं, और कितनी दफा वो बैठा है, कहाँ बैठा है, किस तरीके से कर रहा है। किचन का सीन है तो किचन में क्या हो रहा है, इस तरीके से। यूजुअली मैं थोड़ा सा रियलिस्टिकली नहीं जाता हूँ, मैं थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्शन में जाता हूँ। मुझे दीवारों से और टेबल कुर्सी से थोड़ा सा वो होती है, तो इस वजह से मैं उसको इमेजिनेटिव, मैं कोशिश करता हूँ दीवारें ना हो, ये मेरा अपना है। और तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं प्ले को सिनेमैटिक रखूं। आई लव सिनेमा, तो मुझे सिनेमैटिक अप्रोच ज्यादा अच्छी लगती है। इसलिए उसमें फेड आउट्स और लाइट्स और इस तरीके की कुछ चीजें होती हैं जो कि थोड़ा सा सिनेमैटिक विजन देती है। हाँ, और कल भी मैंने देखा प्ले में ड्रामा हो रहा था, मतलब there was like हम्म, movement of devices. I mean, it was very यस, interesting for me to see, and या, it was a very cool experience, because मैंने जो normally theaters देखे हैं दूसरे मुल्कों में भी देखे, बड़े static किस्म के होते हैं। ये तो बाकायदा, it was like a giant machine coming together for me, if you want to put it that way, and या, that was वेरी very राइटली different. सेड। And that was very ये different for me to see. मुझे एक बात बताइए कि ये कास्टिंग आप लोग करते हैं तो आप नापा से ही करते हैं ज्यादातर, या हाउ डज, आई मीन फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू मेक समथिंग और हम्म, somebody else wants to make something, how does he cast people through napa? सो देर आर टू वेज। फर्स्ट, जैसे कि मैं ऑलमोस्ट 10-15 साल से थिएटर कर रहा हूँ, तो थिएटर फिटर्निटी में मुझे अब ये पता है कि थिएटर के कौन से एक्टर्स हैं और किस द काइंड ऑफ प्ले आई डू, वो बहुत वो कौन कर सकता है। जैसे कि मोस्टली अली जुनेजो है मेरे साथ, अक्सर बहुत काम किया थिएटर पे अली ने। साद जमीरी हैं, नजरुल हसन हैं, फवाद हैं, बख्तावर हैं, कैफ हैं। ये सब थिएटर के लोग हैं। इस तरीके से हसन अभी आया, इंट्रोड्यूस हुआ है। और बहुत सारे और भी लोग हैं जो मैं पर्सनली, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता थिएटर पे कुछ, तो एक तरह का। उससे पहले जब मैंने शुरू किया था, तो मैं ऑडिशंस करता था। और मेरे ऑडिशन वैसे नहीं होते कि जैसे नॉर्मली ऑडिशंस करते हैं लोग, कि एक आता बंदा पीस बोलता है अपना, और पीस बोल के आप सुन के देखते हैं और सारी चीजें वो चला जाता है। आई डोंट डू दैट। आई डू ऑडिशंस इन ग्रुप्स। मैं ग्रुप बुलाता हूँ 3 से 4 लोगों के, पहले फाइनल सिलेक्शन होती है, पहले उनके ऑडिशंस लेते हैं कि भाई ये जबान वबान सही है या नहीं है, बोल कुछ अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट की है या नहीं है। उसके बाद अब जो मेरा ऑडिशन होता है उसमें फिर मैं शॉर्ट लिस्ट करके ग्रुप ऑडिशन करता हूँ 1 से 2 घंटे का, जिसमें मेरी सारी थिएट्रिकल एक्सरसाइजेस में देखता हूँ कि ये एक्टर का गेज कितना है, वो डायरेक्शन को कैसे ले रहा है, कि वो जो मैं डायरेक्शन बोल रहा हूँ उसको वो एग्जीक्यूट कर पा रहा है नहीं पा रहा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग डायरेक्शन समझ जाते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, तो वो भी मैं देखता हूँ। फिर मैं उसको चैलेंजेस से करता हूँ कि कितना गेज है, कितना पुश करने पर ये फट जाएगा, या कितना पुश करने पर ये
अपना डिफेंस मैकेनिज्म ऑन कर लेगा, इस तरह की चीजें। तो वो मैं उस तरीके से ऑडिशन करता हूँ। तो अब ये हो गया है कि इतने टाइम से थिएटर कर लिया है, तो मुझे मालूम है कि कौन कौन किस किस का किस क्या गेज है, तो उनको मैं वैसे ही बुला लेता हूँ इस रोल के लिए, इस रोल के लिए। जैसे कि हसन को मैंने इस प्ले के लिए, तो उससे भी मैंने रीडिंग करवाई थी, मैंने प्रॉपर रीडिंग करवाई थी, क्योंकि हालांकि वो थिएटर का ग्रेड है, नापा का ही ग्रेड है, लेकिन मैंने सोचा कि क्योंकि बाजू का जो इंटरनलाइज करना होता है कैरेक्टर को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, वो बड़ी, तो वो भी मैंने उसके साथ एक्सरसाइज की थी कुछ इस प्ले में कास्टिंग से पहले। तो ये मेरा तरीका बेसिकली ये होता है। अब नॉर्मली लोग ऑडिशंस करते हैं, वो भी तरीका है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो है ये ऑडिशंस का तरीका आपने एक्सप्लेन कर दिया, मगर आप ये नहीं बताया कि ऑडिशंस आप तो जिस तरह करते हैं आपने बता दिया, बट व्हाट इज द प्रोसेस इफ समबडी एल्स वांट्स टू डू इट सर? ओह, समवन एल्स वांट्स टू डू थिएटर? जी, मतलब अगर मुझे एक थिएटर प्ले बनाना है, मुझे हाँ। कोई प्ले बनाना है, मुझे कोई मूवी हम्म, बनानी है, मुझे कोई, देखिए हम्म, मैं इसलिए बात पूछ रहा हूँ कि कल जो मैंने एक्टर्स देखे ना स्टेज पे, चले उसामा ताहिर को तो हम्म, मैं जानता हूँ, अली जुलेजा को भी लोग जानते हैं, वो दोनों नॉन लोग हैं इंडस्ट्री के, मगर बाकी हम्म, जो लोग थे वो भी बहुत पावरफुल थे, हम्म, और मैंने कभी उनको जिंदगी में देखा नहीं है। तो मैं वंडर कर रहा था कि यार जी। ये लोगों को मेन स्ट्रीम में क्या इंटरेस्टेड नहीं है, या कोई इनको चांस नहीं दे रहा है, ये क्या मतलब, क्या वजह, क्या है ये ब्रिज, क्या नहीं, क्यों नहीं बन रहा है? फवाद ने तो बेसिकली फिल्म्स की हुई हैं, मुझे नाम याद नहीं है। वो एक तो चक्कर के नाम से थी, और मीनू की उसने एक फिल्म की हुई है, और टीवी पे पहले भी काफी काम किया हुआ है। कातिल हसीनाओं के नाम में एक एपिसोड पूरा उन पर है। फिर वो चुड़ैल्स में थे। फिर उसके बाद अभी आसिम की एक और फिल्म करके आए हैं, और थिएटर काफी अच्छे से कर रहे हैं। कुलसूम भी रिसेंटली, मतलब यस, ऑन एंड ऑफ है। हसन भी अभी एक पर्दे में रहने जो फिल्म थी उसकी उसने की है। दावर के साथ काफी थिएटर किया हुआ या, लेकिन मेन स्ट्रीम क्योंकि यस, टीवी पे ये लोग कम नजर आते हैं, और फिल्म पे ज्यादा होते हैं, थिएटर पे नहीं ज्यादा होते मतलब हैं, तो आपके वो आपके थिएटर प्ले में जो लोग थे वो तो मुझे हम्म, पता है कि वो फिल्म में नजर आते हैं, मैं दूसरे लोगों की बात कर रहा था जो वहां पे मिंगल अराउंड कर रहे थे या स्टूडेंट्स थे। मैंने उनको कभी किसी थिएटर प्ले वगैरह हाँ, में, मैं उनको कभी टीवी पे या मेन स्ट्रीम में देखा नहीं है। एंड आई नो सम ऑफ देम वर एक्टर्स बिकॉज दे वर डिस्कसिंग एक्टिंग। मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि या मैं खड़ा हुआ था बाहर, तो मेरे लिए वो भी बड़ा एक एक्सपीरियंस था, वहाँ का एम्बियंस, और वो जो 3 घंटे आप लोग बजाते थे थिएटर के प्ले को शुरू करने से पहले, वो सारी जी जी। चीजें आई आई कंसिडर्ड इट एन एक्सपीरियंस। तो मैं हम्म, नोट कर रहा था कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, बिकॉज जनरली मैं हम्म, ऑब्जर्व करता हूँ ये चीजें एनवायरनमेंट में कि क्या हो रहा है मेरे आसपास। तो वो लोग जो थे बड़े मजे की चीजें डिस्कस कर रहे थे, और मैं चुपचाप खड़ा होकर चाय पी रहा था और सुन रहा था। तो मैं सोच रहा था कि ये लोग क्यों नहीं, इनका कोई ब्रिज नहीं है, या कि इनको किस तरीके से मेन इनका स्ट्रीम। ब्रिज नहीं है, इनका फैसल बेसिकली इनका ब्रिज नहीं है। और दूसरी एक मेजर प्रॉब्लम है, इनको काम आता है, इनको अपने आप को बेचना नहीं आता। सर ये जब आप लोग, जब प्रतिकार या कलाकार ये बात करता है ना, तो मुझे बड़ी शर्म आती है सर, और मैं बहुत सुनता हूँ ये बात। एक, मैं एम मार्केटियर, तो मुझे मुझे बहुत से लोग आके कहते हैं कि यार मुझे यस काम यस, आता है, आप मुझे अपने आप को बेचना नहीं आता। और मैं बोलता हूँ यार इसको अपने आप को बेचने की क्या जरूरत है यार, और लिटरली लोग बेच देते हैं अपने आप को मेरे जी जी सामने। जी 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 जी। तो वो, मतलब बेचने से मेरी मुराद ये है कि आई नो, लाइक, आई नो, यू लिटरली लाइक काम ट्रांसलेटिंग के लिए और चल कुछ रहे लोग, हैं। हाँ, बात इस तरह करते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि यार हाँ। और दूसरा प्रेजेंटेबल, मैं मेरा मेरा मेजर मेजर चीज ये था कि ये प्रेजेंटेबल, क्योंकि नॉर्मली स्पेशली टीवी एंड फिल्म इज वेरी अ विजुअल मीडियम। या ऑफ उसमें कोर्स। किस तरह से, हाँ, किस तरह से दिख रहा है, किस तरह से। अब ये लोग की ग्रूमिंग जो है उस हवाले से नहीं हुई, ये बहुत ज्यादा अपफ्रंट होते हैं, और ये इनको बात अब मतलब इनको नहीं समझ में आता है कि हम काम अपने आप को प्रेजेंट कैसे करें। ये एक बहुत अहम एक मसला है, जो कि जैसे कि अमूमन आप बहुत सारी सारी दुनिया में ये होता है कि आपके मैनेजर्स होते हैं, नॉर्मली मैनेजर्स होते हैं या एजेंट्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे भी हैं लेकिन सेलिब्रिटीज के हैं, लेकिन बाहर तो इवन आपका कोई भी आप काम आपने लेना तो आपका एक एजेंट होता है, चाहे वो आप बिल्कुल नए ही काम करना स्टार्ट कर रहे हो। ऐसा कोई एजेंट हो जो इनको इनको मतलब हर किसी के साथ है, जो कि थोड़ा सा जिनको काम आता है। तो ये मुझे एक मेजर प्रॉब्लम लगती है, जो हमेशा से मैं डिस्कस भी करता हूँ कि इनके पास, इनको अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता जब भी जाते हैं तो। और दूसरी बात ये है कि अपनी इनकी जो अपीयरेंस है वो बड़ी, जो सो कॉल्ड आर्टी कहते हैं, हम्म। आर्टिस्ट होना
जरूरी है, लेकिन इसका मतलब आपको दिखना भी अच्छा चाहिए ताकि हाँ, सामने वाला एटलीस्ट बोले कि हाँ वो थोड़ा सा आर्टिस्ट को रोमांटिसाइज भी ज्यादा कर दिया गया है ना हमारे मुल्क में वो। हाँ, ये बहुत ज्यादा कर दिया है कि भाई हाँ, आर्टिस्ट जो है ना उसके बाल में बम फटा हुआ होगा हाँ, और जरूरी है। कपड़े अजीब से पहने हुए होंगे, वो आर्टिस्ट है। और ऐसी फटे हुए बात नहीं होंगे ताकि वो गरीब भी लगे। है। हाँ और फिर ये है, हाँ, ठीक है। तो ये चीज तो है। अच्छा, इसी तरह मेरे कुछ चुभते हुए सवाल है जो मैं हर एक से जी पूछता जी हूँ जी जी पॉडकास्ट जी में। जी, आई मुझे लव। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सेंसरशिप कितनी होती है थिएटर पे? थिएटर पे सेंसरशिप उस हवाले से उतनी नहीं होती। आई थिंक थिएटर इज द ओनली मीडियम अभी तक जिसमें हमें इतनी लिबर्टी है कि हम एटलीस्ट कर लेते हैं। हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो हम अगर स्टेट के अगेंस्ट करते हैं या और किसी चीज के अगेंस्ट करते हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है, लोगों के, मैं तो ये मानता हूँ कि लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट में हो या किसी के बिलीफ सिस्टम पे हो। तो यस, उस हवाले से अगर हम कुछ ऐसी बात करते हैं तो ये तो हमारी बीइंग एन आर्टिस्ट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हम ऐसी बात ना करें कि लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, नहीं, एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल नहीं, बात नहीं, तो। बिल्कुल अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है हमारी को, मैं उस पर नहीं कोई तजव्वुज है। मैं पूछ रहा हूँ इसका प्रोसेस क्या है, सेंसरशिप का थिएटर में प्रोसेस क्या है? जैसे टीवी में तो पी है, मतलब एक बॉडी है, हाँ, गवर्निंग बॉडी है, थिएटर में क्या है? थिएटर में होता है बेसिकली कौन हमें आता है? एनओसी ले। हाँ, नहीं नहीं क्या होता है? फोन भी आता है, बिल्कुल आता है, फोन भी आता है, लेकिन उस वक्त आता है वो खेल बनने के बाद आ जाता है कि भाई ये जो आप कर रहे हैं प्लीज देख लें इसको। हाँ, ऐसी बात है। फोन तो मतलब मतलब ऐसा नहीं है कि हर हर प्ले पे ही आता है। दूसरी बात यह है कि एनओसी लेनी होती है बेसिकली कंटोनमेंट बोर्ड से, हम्म। और एक और जगह है, ध्यान से निकल रहा है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से, डिस्ट्रिक्ट से लेनी होती है, तो इसमें ये वो प्ले एनओसी आप लेते हैं या नेपा आपकी हेल्प करता है? ये नेपा लेता है, ये नेपा लेता है, ये नेपा अच्छा, खुद नहीं लेता। क्योंकि नेपा पे नेपा, स्क्रीन हो रहा है तो नेपा लेता है। जी हाँ, तो अच्छा, वो ठीक है। नेपा, पहले नेपा की बॉडी पड़ती है कि अच्छा ये जो प्ले होने जा रहा है इसमें ऐसी ऐसी कोई बात तो नहीं है जो कि, मतलब देखते हैं, पहले डायरेक्टर को देखते हैं, फिर उसके बाद फिर वो आगे जाकर वो एनओसी भी भेजते हैं। नॉर्मली ये होता है कि जिस तरह से नापा की साख बन चुकी है तो उनको पता है कि किस तरह का काम ये लोग करते हैं। तो अब तो वो बात नहीं है कि हमें हमारे काम पर कोई इस तरह की बात आती है कि अ, अ, कि यार हम किसी की इजाजत लें। लेकिन अब रिसेंटली लास्ट कपल ऑफ इयर्स से थोड़ा सा ये है कि सेंसिटिव इश्यूज हो गए हैं, पब्लिक थोड़ी सी सेंसिटिव हो गई, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थोड़ी सी सेंसिटिव हो गई हैं, तो इसलिए हम भी केयरफुल रहते हैं कि यार आप ऐसी कोई बात ना कहें जिससे ना कोई इशू बन जाए, मतलब किसी हम्म। किस्म का इशू बन जाए कि अगर आप जबान के खेल में यूज हुई है, इस तरह की जबान है जो कि नाजिबा अल्फाज हैं, बेहुदा अल्फाज हैं, वो अगर यूज किए गए हैं तो वो आप बच्चों को दिखा नहीं सकते। ये एक बात होती है जिसमें जिसका हम ख्याल रखते हैं, लेकिन कुछ प्लेज ऐसे होते हैं जिसमें जरूरी होता है, जैसे कि लास्ट प्ले मैंने डेड एंड किया था, वो हम्म। प्ले था रियल एस्टेट्स के ऊपर, जिसमें अली जुनेजो था, मैंने भी एक्टिंग की थी उसमें, दो तीन और एक्टर्स थे। तो उसमें क्योंकि रियल एस्टेट की जबान जो सेल्समैन है वो जबान बड़ी रोडिया तो नहीं कहूंगा, बड़ी खुली जबान रखते हैं वो लोग। जी, जी। उस हाँ, उसमें जब वो एक दूसरे आपस में बात करते हैं तो वो थोड़ी सी गालियां भी देते हैं एक दूसरे को, तो नहीं, वो हमने रखी थी। वो तो खैर हर फील्ड के लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं तो उसमें हाँ, वो सिर्फ लेकिन real उनकी estate उनकी की बात। टर्मिनोलॉजीज भी कुछ ऐसी होती हैं, जैसे हाँ, कि हाँ। वो प्ले काफी लोगों को पसंद आया और उसमें एक्टिंग भी काफी हमारी पसंद आई। अ, उसमें तो हमने यूज रखी थी, उसमें अल्फाज ऐसे रखे हुए थे, आई डोंट नो आपके चैनल पे मैं बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं, मेरे चैनल हाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, तो वो उसमें जैसे कि उसमें वो उसको बोलता है कि तुझे ये बात समझ में नहीं आती है लोड़ू। तो इस तरह की बातें, इस हम्म। तरह के जो चूतिए का लफ्ज जो हम आम बोलचाल में यूज करते हैं, वो बिल्कुल। उसमें बेतहाशा बेसाख्ता यूज किया गया था। और भी बहुत आगे तक इस तरह की बातें हैं कि कि तुम्हारी गोलियों में वो तब पड़े नहीं, डोंट हैव स्टील बॉल्स। हाँ, तो इस तरह हाँ। की बातें, हाँ, तो ये डेफिनेट, हमने देखिए, बहुत ये तो रखी। ये तो जो आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ भी बात करते हैं ना, स्पेशली मैन, ऑब्वियसली व्हेन देयर आर women मैन, concerned we all mind our tongues, but when men are concerned तो वो तो कुछ तो हमारे दोस्त तो शुरू ही गाली से करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, तो यही था। और उसमें ऐसी नहीं थी गाली जो कि अच्छा, वो गाली जो का कि मतलब गाली भी नहीं होता।
हाँ, गाली का मतलब गाली नहीं है, तो टर्म वो ऑफ मतलब एक अफेक्शन आल्सो। टर्म ऑफ अफेक्शन, टर्म ऑफ कॉल, किसी को भिंडी बोल दिया और भिंडी, मतलब इस तरह के अल्फाज यूज कर दिए, और वो कोई किसी की अफेंस नहीं कर रहे, वो इस तरह हाँ बात इस तरह करते हैं। और इसलिए सुन, और बेसिकली ये भी है कि इन इन चीजों का इस्तेमाल आप किस तरह कर रहे हैं। अगर आप जानबूझ के उसको मजाक, लाफ्टर लेने के लिए या मजाक बनाने के लिए करते हैं तो वो बहुत बुरा लगता है। आप जेन्युइनली अगर उसको करते हैं, उसको बिल्कुल एक जैसे कि नॉर्मल, हम ये भी कहते हैं आर्ट अक्कासी है रियल लाइफ की, तो हम क्यों डरते हैं जब हम रियल लाइफ में जब चीजें करते हैं, तो आर्ट में अगर ये चीज नजर आती है तो आपको डर क्यों लगता है। अच्छा तो सुनील, ये भी मेरा एक एक चीज और, है। हाँ बिल्कुल सही बात है, मेरा एक और सवाल आपसे ये, देखिए कल मैं आया ना तो मुझे बड़ा ऑर्गेनिक कराची फील हुआ। ठीक है, हम्म वो बेंचेस, वो चाय, वो हम्म समोसे वाले रोल, वो लोग हम्म इधर उधर घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, थिएटर हो रहा है, खूबसूरत बिल्डिंग। मुझे हम्म ऐसा लगा जैसे मैं आई बीन ट्रांसपोर्टेड बैक इन टाइम। ये हम्म फीलिंग जो है, जो लोग दूसरी जगहों पे थिएटर परफॉर्मेंसेस करते हैं हमारे शहर में, हम्म उधर नहीं आती मुझे। हम्म मुझे आर्ट्स काउंसिल में ये फीलिंग नहीं आती बाखुदा, हम्म नहीं हम्म आती मुझे। मुझे बड़ा अजीब सा, और अब तो आर्ट्स काउंसिल ने अपने आप को दीगर चीजों के लिए भी खोल दिया, विच इज अ गुड थिंग, बिकॉज वो जाहिर सी बात हम्म है, क्रिएटिव्स का इदारा है, और उसको इट शुड बी ओपन टू ऑल काइंड ऑफ थिंग्स लाइक स्क्रीनिंग्स एंड प्रीमियर्स एंड एवरीथिंग। बट मुझे वहां हम्म पे वो जो ऑर्गेनिक फील होती है ना, वो नहीं आती, हम्म जो नैपा में हम्म मुझे कल रात को फील हो रही थी, जिसकी वजह से मैं बहुत इंजॉय कर रहा था। मुझे तो एक्चुअली बड़ा सरियलिस्टिक लगा कल रात का एक्सपीरियंस पूरा का पूरा। ठीक है ना, तो वो उस वो जो चीज है, वो ऑथेंटिसिटी भी कहलाती है मेरे ख्याल से। जी जी बिल्कुल। ऑथेंटिसिटी क्यों मिसिंग हो गई है हमारी बाकी जगहों से? देखिए, कमर्शियल आ मोटिव गया। चेंज हो गया, मोटिव चेंज हो गया, पैसा कमाना और अपने आप को प्रोजेक्शन करना और तो एक सर थिएटर वालों को भी तो पैसे कमाने खुश हैं ना, वो मुफ्त में तो हाँ, नहीं। हमें पैसे कमाने हैं, लेकिन हमारा मेन पहला हमारा जो स्टेप है, हमारा कोशिश होती है कि हम, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग भी आते हैं और जितने लोग भी कर रहे हैं, जो खासतौर पे अब तो आर्ट काउंसिल एकेडमी भी है, तो वो दिल से काम करने के लिए आते हैं, और उसमें फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है। अभी हमारे पास नापा के अंदर लिटरली, अभी मैं फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा रहा हूँ वो बच्चे हैं जिनके पास रात का खाने के पैसे नहीं है। उनको मैं शो के बाद हम उनको खाना खिलाते हैं, उनके पास वो वजीफे पे काम कर रहे हैं इधर नापा के अंदर। वजीफे का मतलब ये है कि उनको स्कॉलरशिप दी गई है कि वो लोग हम्म। सिर्फ पढ़ें। तो एक वजह ये भी है कि हमारा मेन मोटिव ये है कि हम क्रिएटिविटी पे ज्यादा फोकस करें, आर्ट पे फोकस करें, क्राफ्ट पे फोकस करें, अच्छा, उसको बेचना। ये कहाँ से आते हैं पढ़ने के लिए, बस तो थोड़ा। जैसे लाहौर के लाहौर पंजाब से आते हैं, पेशावर से आते हैं, एंड दे कोयटा लिव इन से नेपा आते हैं। आल्सो। दे डोंट लिव इन नापा, दे हैव देयर ओन, कोई वाईएमसीए में इनको हॉस्टल बुक करा लेता है, कुछ आपस में ये लोग कर लेते हैं। कुछ मिलके चार लोग वहां से लाहौर से चले हैं तो एक उनके पैसे वैसे वो अपना मिल मिला के कोई छोटा सा एक फ्लैट ले लेते हैं या कोई कमरा ले लेते हैं। बड़ी बड़ी तो हो इंटरेस्टिंग कम्युनिटी है सुनील, ये इसको मुझे नहीं लगता प्रेस ने कवर भी किया इतना ज्यादा। नहीं कवर किया। अभी मैं आपको बताता हूँ, आप अभी जिसे मेरे पास जो अभी फर्स्ट ईयर में लड़के हैं, बच्चे हैं, उसमें से 3 से 4 लड़के तो सिर्फ वैसे ही हैं जो कि एक सदर के अंदर एक छोटा सा, सदर में पता आपको किस तरह के होटल्स होते जी हैं जी जी जी। जी, उसमें वो रहते हैं। ठीक है, एक ही कमरे के अंदर 4 लोग रहते हैं, 4 बच्चे हैं, मतलब मैं कहूँगा इस तरीके से। जिसने मेरा सेट डिजाइन किया रांझा, और उसका उसी का छोटा भाई भी फर्स्ट ईयर में है, वो एनसीए का ग्रेजुएट है, वो लाहौर छोड़ के आया हुआ यहाँ पर रहता है। मेरे दोनों असिस्टेंट जो हैं, जिसमें से एक ने जो है अब्दुल रहमान, वो इस्लामाबाद का है, वो यहाँ पे इधर ही मतलब इसी साइड पे, वो भी किराए पे रहता है। तो ये लोग सब इस तरह की, मतलब ये बड़ी मजे की इनकी डायनामिक्स हैं, और ये लोग अपनी कश्तियां जला कर आते हैं। तो इनका सीरियस लेवल, जो काम करने का जो जो लेवल है, वो इतना ऐसा होता है कि हमें खुद लगता है हम आउट ऑफ द बॉक्स। आज जैसे मेरी क्लास नहीं है अभी, मैं बस इस पॉडकास्ट के बाद में क्लास लेने जाऊंगा 12 बजे, ये हम खुद जानबूझ के करते हैं, बिकॉज शुरू से ही हमें मजा आता है ये करने में। नहीं, वो तो तो सारे क्योंकि लोग पहुंचे होंगे। हमारे हमारे मुल्क में तो आर्ट का प्रोसेस तो फ्रिवलेस तो है ही नहीं ना। हमारे मुल्क में हम्म आर्ट का प्रोसेस और ये वाला प्रोसेस, थिएटर का प्रोसेस या इस तरह की एक्टिंग का प्रोसेस, फॉर 95% ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री, अगर उनको शुरू करना है तो उनको अपने माँ बाप से तलाक जी लेनी है। जी। तो ये तो हमारे मुल्क में लेवल है डेडिकेशन का, हम्म कि सारे डेडिकेशन का। बच्चे बेसिकली अपने
चीजों को और फैमिलीज को खैर बात कह के आए कि आपकी ऐसी की तैसी, मैंने जाके एक्टर बनना है या मैंने जाके थिएटर में काम करना है, क्योंकि फैमिली तो 95% फैमिलियां बोलती हैं कि तू दफा हो जाए यहाँ से। हाँ, और वो खैर इस फॉर्म को एज अ प्रोफेशन अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है, क्योंकि वो बोलते हैं हाँ कर लो, लेकिन इसके साथ काम भी कर लो। हाँ, वो एक ये अक्सर वो बात है। कहते हैं ना कि अच्छा तो आप असली में क्या करते हैं। हाँ, तो ये है। एंड द अच्छा काइंड ऑफ एक्टर डिप्रेशन, हैं तो आप सप्रेशन। रियली क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए हाँ, क्या रियली क्या करते हैं। हाँ, नहीं लिटरली, मतलब अगर जैसे कि बाहर भी मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद, कि अगर किसी को आप बोलते हैं ना कि यार मैं एक्टर हूँ, ओ तो ये यू आर द मैन ऑफ आर्ट, एक रिस्पेक्ट दी जाती करते? हाँ, है। नॉट और जस्ट दैट यहाँ बट पे बाहर की दुनिया में थिएटर, देयर आर पीपल हु जस्ट डू थिएटर एंड दे मेक अ डिसेंट यस लिविंग आउट ऑफ इट। यस यस यस, बिल्कुल ये है। अब इनकी मैंने तो आई विटनेस सो मेनी पीपल, इतनी हमारी इतनी लड़के जो लड़के लड़कियां इतने सप्रेस्ड हैं, इतने सप्रेस्ड, इतने डिप्रेस्ड हैं, तो वो सारी अपनी जितने भी कैथारसिस है वो यहाँ के निकलता होता है। हाँ, और जब वो एक दफा निकल जाता है तो फिर वो बहुत इजी हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, दुनिया को दूसरे तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत एरोगेंट हो जाते हैं क्योंकि उनको बहुत गुस्सा आता है रियलाइजेशन की। कुछ लोग इतने मॉडेस्ट हो जाते हैं, बोलते हैं यार बस, बिल्कुल ग्राउंडेड हो जाते हैं। कुछ लोग तो हैमलेट बन जाते हैं ना कि कुछ लोग हैमलेट बन जाते हैं। हाँ, मैं कुछ लोग मैं हूँ, हैमलेट, मैं नवाजुद्दीन मैं हूँ। सिद्दीकी हूँ। हाँ, ये भी है, ये भी है, बिल्कुल है। क्योंकि वो फिर अब वो जाहिर सी बात है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अब तो ये सुनील तो मुझे है। अच्छा मुझे ये बताइए सुनील कि आप कोई ऐसा मैसेज है जो लोगों को देना चाहेंगे, कोई ऐसी बात है जो लोगों को करना चाहेंगे एंड में, बिकॉज लोग आपकी कम्युनिटी से और आपके आर्ट फॉर्म से, सॉरी टू से दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट आई थिंक कि 90% शहर का इस चीज से आशना ही नहीं है कि वहां पे ये होता है या वहां पे इस तरह होता है। हम्म सोशल मीडिया के जमाने में भी लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे अबे क्या प्ले हो रहा है, क्या कोई प्ले हो रहा है। हम्म तो हम्म कोई ऐसी चीज है जो आप बोलना चाहेंगे? मैं तो जरूर लोगों को बोलना चाहूंगा कि ये जो प्ले है रीडर, ये जाके सब देखे, संडे तक टाइम है, आज ये पॉडकास्ट हम्म आ जाएगा ऑनलाइन, जाके देख सकते आई वांट टू हैं। से टू द पीपल पाकिस्तान में, वी है लाइक, क्योंकि मेरा ताल्लुक अदाकारी के शोबे से है, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि दिस प्रोफेशन इज बेसिकली एलिमेंट्री लेवल पे होना चाहिए। एलिमेंट्री लेवल पर खास तौर पे, इफ नॉट एक्टिंग, थिएटर की जो तालीम है वो एलिमेंट्री लेवल पे होना चाहिए। स्कूल लेवल पर अगर हम ये करना शुरू करते हैं, मैं तो स्टेट से ही कह रहा हूँ कि अगर हम करना शुरू करते हैं तो ऑन द वेरी ग्रास रूट लेवल हमारी जो हमारा जो पौध है, हमारा जो सोचने का तरीका एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत चेंज हो सकता है। हम बहुत लापरवाह लोग हैं, हम बहुत बेहिस लोग हैं, हम बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल हैं। हम अपने मुल्क की जितनी हमें रखनी चाहिए, जितनी हमें अहमियत रखनी चाहिए, मुझे नहीं लगता वो है। हम हमेशा, हर तीसरा बंदा बाहर जाने का सोच रहा होता है, हर तीसरा बंदा बाहर की नेशनलिटी लेने का सोच रहा होता है। तो मेरा मेरा जाती एक रिक्वेस्ट है इस्टेब्लिशमेंट से कि प्लीज थिएटर की पढ़ाई को, इफ नॉट थिएटर, कोई भी आर्ट फॉर्म को एलिमेंट्री लेवल पर इंट्रोड्यूस कराएं और उसको सपोर्ट करें। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए आर्ट फॉर्म को, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, चाहे वो अदाकारी हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कोई भी आर्ट फॉर्म हो, परफॉर्मिंग आर्ट हो। क्योंकि मुझे ऐसा, मेरा अपना जाती मानना है कि उससे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ग्रास रूट लेवल पर बच्चों में एक पेट्रियोटिक जज्बा क्रिएट करती है आपके अंदर, और एक अच्छा ह्यूमन बन जाते हैं आप, मुझे ऐसा लगता है। Thank you very much, Sunil, थैंक for यू, your time. Thank you for expressing such beautiful thoughts and talking to us. And थैंक यू ladies फैसल। and gentlemen, आप सुन रहे थे सुनील शंकर को, और प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए ताकि इस तरह की चीजें आप तक पहुंचाई जा सके। बाकी लोगों को तो आप सुनते ही रहते हैं, हमारी कोशिश होती है हमारे पॉडकास्ट को ऐसे लोगों को लेके आया जाए जिनको आप नॉर्मली नहीं सुनते या जिनको आप नॉर्मली एक्सेस नहीं करना चाहते। थैंक यू सुनील साहब, थैंक यू। थैंक यू फैसल साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।